यह कहानी है भारत के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था, जो ब्रिटिश शासन में बंगाल में हुआ करता था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं मां का नाम प्रभावती बोस था। उनके पिता जानकीनाथ जी कटक के मशहूर वकील थे। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था। वो बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने प्राइमरी शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से पूरी की। सन 1909 में उन्होंने रेवेनिशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व से सुभाष जी बहुत प्रभावित थे। 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष चंद्र जी ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया, जिसका नेतृत्व सुभाष जी ने किया। इस कारण से उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट परीक्षा पास करने के बाद उन्हें आंखें खराब होने के कारण निकाल दिया गया, तो उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में रंगरूट के रूप में ज्वाइन कर लिया। 15 सितंबर 1919 में वह ICS के लिए इंग्लैंड चले गए, किंतु तैयारी के लिए वहां किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला, तो उन्होंने ट्राई पास ऑनर्स के अध्ययन के लिए किड्स विलियम हॉल में दाखिला लेकर तैयारी शुरू कर दी। सन 1920 में ICS सूची में उन्हें चौथा स्थान मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह ICS बनकर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को भारत के सचिव ES मैग्नेट को ICS से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा और अंत में जून 1921 में ट्वाई पास ऑनर्स की डिग्री लेकर भारत वापस आ गए। भारत आने के पहले वह स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे, तो उन्होंने इंग्लैंड से ही उन्हें खत लिखा। पर भारत आने के बाद वह रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह पर मुंबई महात्मा गांधी जी से मिलने चले गए। महात्मा गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई। गांधी जी द्वारा भी उन्हें कोलकाता में सुभाष दास बाबू जी के साथ काम करने की सलाह दी गई। गांधी जी द्वारा उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। दास बाबू कोलकाता में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1922 में दास बाबू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी ने कोलकाता महापालिका का चुनाव जीत लिया। दास बाबू कोलकाता के महापौर एवं नेताजी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बन गए। तब नेताजी ने महापालिका का पूरा तौर तरीका ही बदल डाला। नेताजी द्वारा कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम रख दिए और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वालों के परिजनों को नौकरी दी जाने लगी। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग गठित की और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो सुभाष जी के नेतृत्व में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने के लिए 8 सदस्यीय आयोग बनाया। सुभाष जी भी इसके सदस्य बने। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी गई। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वह अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। मीटिंग में यह तय किया गया कि अंग्रेज को डोमिनियन स्टेटस के लिए 1 साल का समय दिया जाए, लेकिन सुभाष चंद्र और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े थे। तब यह तय किया गया कि अंग्रेज अगर 1 साल में यह स्टेटस नहीं देते, तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। अंग्रेज सरकार द्वारा यह मांग नहीं मानी गई, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक भारी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और कई लोगों को जेल भेज दिया। तब गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार से समझौता कर सभी कैदियों को आजाद करवा दिया गया, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ने को तैयार नहीं थे। गांधी जी द्वारा अंग्रेज से बड़ी नरमी से बात की गई।
पर अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंग्रेजों के मना करने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अंग्रेजों के साथ किए गए समझौते को तोड़ने के लिए दबाव दे रहे थे, पर महात्मा गांधी जी ने अपने दिए वचन को तोड़ने को राजी नहीं थे। अंततः भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। सुभाष चंद्र बोस जी को अपने जीवन काल में 11 बार कारावास झेलना पड़ा। 16 जुलाई 1921 को पहली बार उन्हें 6 महीने का कारावास हुआ। अंग्रेज उनसे इतना खौफ खाते थे कि उनकी रिहाई के पहले ही उन्हें फिर से जेल भेजने के तरीके ढूंढते रहते थे। सन 1925 में उन्हें क्रांतिकारियों से संबंध रखने के बहाने अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया गया। 5 नवंबर 1925 को जेल में ही रेडियो पर उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु की खबर मिली। कारागृह में उन्हें तपेदिक हो गया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें रिहा करने के बदले इलाज के लिए यूरोप चले जाने की शर्त रखी गई, लेकिन सुभाष जी ने यह शर्त इसलिए ठुकरा दी कि उसमें उन्हें भारत लौटने के बारे में स्पष्ट नहीं था। अंग्रेज सरकार डर गई कि कहीं सुभाष जी की जेल में ही मृत्यु न हो जाए, अतः उन्हें रिहा कर दिया गया और वह इलाज के लिए डलहौजी चले गए। सन 1933 से 1936 तक सुभाष जी यूरोप में रहे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद जुटाते रहे। वहाँ वह इटली के नेता मसोलिनी से भी मिले। 1934 में पिता की मृत्यु की खबर मिलने पर वह कोलकाता आए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बहुत दिनों तक जेल में रखने के बाद उन्हें वापस यूरोप भेज दिया। सन 1934 में वह ऑस्ट्रिया में रुके। वहां उन्हें एमिली शेंकल नाम की ऑस्ट्रियन महिला से प्रेम हो गया। जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए 1942 में दोनों ने हिंदू पद्धति से विवाह कर लिया। सन 1938 में गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ से किया गया। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें सुभाष जी का चीन की सहायता के लिए चिकित्सीय डॉक्टरों का दल चीन भेजा। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के बनते माहौल में सुभाष जी स्वतंत्रता आंदोलन तेज करना चाहते थे, किंतु गांधी जी उनसे सहमत नहीं थे। 1939 में नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के वक्त गांधी जी पट्टवी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए। इसके बाद गांधी जी की अपील पर कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से नई पार्टी की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा सुभाष जी सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। सुभाष जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। मजबूर होकर अंग्रेजों ने उन्हें घर के अंदर नजरबंद कर दिया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सुभाष जी विश्व युद्ध के दौरान आजाद रहे। अंग्रेजों को चकमा देकर 16 जनवरी 1941 को पठान के भेष में पेशावर पहुंच गए। वहां से वह काबुल पहुंच गए। काबुल में उन्होंने रूस, जर्मनी और इटली के दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की। इटालियन दूतावास की मदद से वह मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। सुभाष जी द्वारा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई। इसी दौरान उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। 29 मई 1942 को वह जर्मनी के सर्वोच्च शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर भारत विरोधी थे, अतः सुभाष जी 8 मार्च 1943 को अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ जमन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया के मदागास्कर के किनारे तक पहुंच गए। वहां से वह दोनों तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए और उससे इंडोनेशिया के पदांग बंदरगाह तक पहुंचे। इंडोनेशिया से वह सिंगापुर होते हुए जापान पहुंच गए। जापान के प्रधानमंत्री ने नेताजी से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण भी दिया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने हुकूमत आजाद हिंद यानी स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार के वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री भी बने, जिसे 9 देशों की सरकार ने मान्यता भी दे दी। इसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज में
महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का भी गठन किया। पूर्वी एशिया से नेताजी ने भारतीयों का आह्वान करते हुए एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। इन दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी जीत लिए। इसके बाद उन्होंने इम्फाल और कोहिमा पर भी युद्ध लड़ा। वहां अंग्रेज नेताजी की सेना पर भारी पड़ गए और उन्हें कदम पीछे खींचने पड़े। तब जापानी सेना ने नेताजी के भागने की व्यवस्था भी की, पर उन्होंने सेना के साथ पैदल चलना पसंद किया। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा। तब गांधी जी ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से मदद मांगने का निर्णय लिया। वह 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज के मंचूरिया जाते वक्त लापता हो गए। इसके बाद वह कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त को टोक्यो रेडियो द्वारा बताया गया कि नेताजी सैगून में एक बम वर्षक विमान से आते वक्त दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए। बाद में ताईहुको सैन्य अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीब उर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताईहुको में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताईहुको के सैन्य अस्पताल में रात 9 बजे हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग का गठन किया गया। दोनों आयोगों के अनुसार नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में होना दर्शाया गया। 1999 में मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरे आयोग का गठन किया गया, जिसकी जांच में 2005 में ताइवान सरकार ने बताया कि 1945 में ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। तब 2005 में मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने के सबूत न मिलने की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार द्वारा मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी कहां लापता हो गए, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी के मिलने और देखे जाने के दावे किए जाते रहे, जिसमें फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तक नेताजी को लेकर दावे होते रहे। छत्तीसगढ़ में तो नेताजी का मामला राज्य सरकार तक गया, किंतु राज्य सरकार ने इस मामले की फाइल ही बंद कर दी थी। उस विमान के वक्त नेताजी की 3 साल की एक पुत्री अनीता बोस फाफ भी थी, जो अब एक जर्मन अर्थशास्त्री है। अनीता बोस द्वारा अपने पिता से संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई है। नेताजी की यह कहानी हम सब के मन में जहाँ कई सवाल उठाती है, तो वही उनकी कार्यशैली, उनका जुनून, उनका समर्पण, उनका देश प्रेम हम सबको देश की एकता और अखंडता के लिए एक होने को प्रेरित करता है। आज उनकी जयंती में मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको शत शत नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नेताजी की यह कहानी आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा।